मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर रहे थे कि बोलाराम का जीव नामक पाठ। बोलाराम का जीव नामक पाठ का लेखक है हरिशंकर परसाई, एक महान लेखक, एक सुप्रसिद्ध लेखक। और तथा आपके लिए 10वीं कक्षा में यह प्रश्न आने की जो संभावनीयता रहने के कारण से यह परिचय आपको अत्यंत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। बच्चों, यह याद रखिए कि बोलाराम का जीव नाम पाठ में क्या अंश है। बोलाराम नामक पाठ एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। इसमें समाज में रहने वाले भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसे व्यवहारों को व्यंग्य तरीके से दिखाने का जो प्रयत्न किए हैं। व्यंग्य तरीके से दिखाए तो कैसे होता है। मामूली ऐसा कि इस सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार है, इस सरकारी ऑफिस में रिश्वत लेते हैं, ऐसा नहीं। वह उनको को करना ताकि व्यंग्यपूर्ण तरीके से समाज में 4 लोगों को यह दिखाना है, तो यह व्यंग्य तरीके से दिखाना है। इस भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करने का प्रयत्न यह हरिशंकर परसाई जी ने किया है। हरिशंकर परसाई जी का यह रचना उनको बहुत नाम दिए है। और इस रचना में और इस पाठ में क्या अंश आते हैं। ऐसे एक सरकारी कर्मचारी रहते हैं बोलाराम। वह 55 वर्ष की उम्र में है, रिटायर्ड होते हैं। 5 साल से अपने रुकी हुए पेंशन के लिए तरस रहते हैं और पेंशन ऑफिस और घर के लिए यहाँ चलते ही रहते हैं। वह रिश्वत नहीं देना चाहता था और रिश्वत नहीं दिया था, इसलिए उसका पेंशन 5 वर्ष से रोक कर रखा था। 5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने पर उनकी जो जीव को यमदूत धर्मराय के पास लेके जाते वक्त नगर से जैसे ही बाहर आते हैं, इमा देकर भाग जाते हैं बोलाराम का जीव। सारे ब्रह्मांड में छान डालते हैं, फिर भी वह नहीं मिलते हैं। और सभी जो वृत्तांत यमधर्मराज से आकर कहते हैं। इससे चिंतित हो जाते हैं यमधर्मराज, आखिर यह क्या हो रहा है। पृथ्वी पर ऐसे ही मनुष्य चकमा देते रहा तो पाप पुण्य का क्या निशाना रहेगा, ऐसा सभी आलोचना करते रहते हैं। उसी समय नारद आते हैं। नारद जिनकी जो चिंतित रहने का जो कारण जानने के बाद में उनकी नाम पता सभी लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आते ही उनको भिक्षुक मानकर आगे जाने के लिए कहते हैं, फिर भी वह कह देते हैं नहीं, मैं बोलाराम के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। उस वक्त उनकी स्त्री ने सब कुछ कह देते हैं। ऐसे सभी सुनने के बाद में अंत में कह देती है उनका जो जीवन क्या था, उनके जो विशिष्ट प्रेम किसमें था और परिवार में कैसा था और क्या बीमारी था, इन सभी पूछताछ करने के बाद में अंत में वहाँ जाना चाहते हैं नारद। उस वक्त स्त्री कहते हैं उनकी रुकी हुई पेंशन को दिलाने का प्रयास कीजिए। उस वक्त नारद सीधा सरकारी ऑफिस चले जाते हैं। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने बोलाराम के केस के बारे में बातें की। पहले ही कमरे में बैठे, पहले ही कमरे जाते ही फर्स्ट कमरे में ही टेबल पर ही बैठे बाबू से, एक व्यक्ति से, वह सरकारी कर्मचारी से वह बातचीत कर रहे हैं। क्या कहते हैं देखिए। वह बातचीत करते वक्त क्या कहते हैं, बोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, ध्यानपूर्वक तरीके से देखा, पांव से सिर तक, पैरों से झुके ना सिर तक, ऐसे ही देखते रह गए। बोलाराम ने दरख्वास्त तो भेजी थी, उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। बोलाराम एक मिस्टेक किया था। क्या मिस्टेक किया था तुम्हें मालूम है? वह तो दरख्वास्त से मतलब रिक्वेस्ट लेटर कहलाते हैं। यहाँ एक लेटर लिख कर देना है, वैसे लेटर कहलाते हैं। रिक्वेस्ट लेटर तो भेजी है,
लेकिन उन पर वजन नहीं रखा था। वहां ओनली रिक्वेस्ट लेटर भेजा है, उसके ऊपर वजन नहीं रखा था, इसलिए कई उड़ गए होंगे। कहीं वजन नहीं रखने के कारण से, वजन मतलब बाहर ಹೇಳ್ತಾರೆ, यहाँ वजन का मतलब है रिश्वत। नारद समझ नहीं पाते हैं क्योंकि क्या है, उनको उनके जीवन में ये वजन सभी सुना नहीं था। उनका जो वजन का मतलब है एक वेट, लेकिन यहाँ जो बाबू के सरकारी कर्मचारी के वजन का मतलब है वह है रिश्वत। ये सके उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गए होंगे, ऐसा कहते हैं। नारद ने कहा, भाई ये तो बहुत सारे पेपर वेट रखे हैं, उन्हें क्यों नहीं रख दिए हो? यहाँ तो बहुत सारे पेपर वेट है, यहाँ पेपर वेट है, यहाँ पेपर वेट है, वहां है। यहाँ सरकारी के जो ऑफिस है ना, लोगों से ज्यादा पेपर वेट ही ज्यादा दिखते हैं, इसलिए इसमें से ही एक पेपर वेट उस पर रखा तो भी क्या है, बांध कर रहते हैं। ऐसे एक एक पाइप बांध कर और एक वेटेज की तरह सरकारी का ऑफिस में रखते हैं। वहां पाइप देखना चाहते हैं तो उस सबको खोल कर दे देते हैं। यस ओके, वैसे पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिए हैं? इन्हें क्यों आप उस पर क्यों नहीं रखे हैं? ऐसा पूछते हैं। बाबू भाई हंस पड़ा। बाबू भाई को हंसी आया, आखिर आप साधु हो, आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, वजन का मतलब मालूम नहीं है, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आते हैं, इस दुनिया में क्या चल रहा है, इस पृथ्वी पर क्या अवस्था है, किस तरह जो मनुष्य व्यवहार करते हैं, इन सभी के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। तुम तो मात्र साधु हो, वन एंड ओनली तुम भगवान की आराधना करना जानते हो, भगवान को प्रसन्नता करना जानते हो। यह सभी कामकाज, समाज में रहने वाले कामकाज आप नहीं जानते हो, इनसे थोड़ा विपरीत हो और इन्हें मालूम नहीं है, ऐसा कहते हैं। दरख्त वास्ते मतलब पेपर वेट है, दरख्त वास्ते पेपर वेट से नहीं दबती है। रिक्वेस्ट लेटर पेपर वेट रखने से नहीं दबती है। जो उनके द्वारा भेजा हुआ वह रिक्वेस्ट लेटर पर पेपर वेट रखा तो वो नहीं दबती है, वो रुकती नहीं है। अगर मैं 12 इटू साका वगैरह तो दबती है। खैर, आप किनारे किनारे जाए और उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। यहाँ से कोने में रहने वाले उस बाबू से मिलिए, वहां जाकर मिलिए, आपको वहां इस केस के बारे में शायद बता देगा, ऐसा कह देते हैं। उस कोने में रहने वाले बाबू से जाकर मिलिए, ऐसा कहते हैं। यह कहने पर नारद तो जो इनोसेंट सा होता, इसलिए जैसे ही यह बाबू कहने पर वहां सीधा सा कोने के बाबू के पास गए। वहां जाते हैं, देखिए नारद उस बाबू के पास गए। किस बाबू के पास? कोने में रहने वाले, किनारे किनारे जाए, उस कमरे में बैठे हुए बाबू से मिलिए, ऐसा कहते हैं। नारद उस बाबू के पास गए और उनसे भी कहा, बोलाराम का यहाँ देखना है, मतलब केस के बारे में पूछताछ करना है। ऐसे कहने पर वहां भी कहा वजन नहीं रखा था और इसलिए वहां भी उस कोने में जाने के लिए कहा। तीसरे ने चौथे, चौथे ने पांचवें, पांचवें ने, ऐसे कहकर यहां से यहां, 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 ऐसे ही करके बहुत दूर दूर तक उसको बेचते गए। और इस तरह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, ऐसे 25-30 से भी ज्यादा बाबुओं से यह मुलाकात की। इनको मालूम ही नहीं है, ये सबके पास जा रहे हैं, इसको वजन के बारे में मालूम ही नहीं है। फिर भी नारद उस बाबू के पास गए और उसने तीसरे के पास भेजे, तीसरे ने चौथे के पास भेजे, चौथे ने पांचवें के पास भेजे। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, यह एक चपरासी मतलब जो सरकारी कर्मचारियों के, मतलब जिलाधिकारी हो और नहीं तो
नगर म्यूनसिपालिटी के जो आयुक्त हो, इन सबके जो क्या सामने मतलब कमरे के सामने एक एक चपरासी रहते हैं, यानी द्वारपालक की तरह रहने वाले एक व्यक्ति रहते हैं। वह क्या करते हैं, सबको क्रमानुसार अंदर देते हैं, बाहर देते हैं। बाहर जो आने के बाद में एक एक आदमी को अंदर भेजने का काम करते हैं। चपरासी ने कहा, अफसर उसके पास घूम आए, तब एक चपरासी ने उन्हें कहा, महाराज आप क्यों इन झंझट में पड़ गए हो? आप तो साधु की तरह दिखते हो, क्यों इन झंझट में पड़ गए हो? आप लगभग अब तक 25 से 30, 25 मतलब 25 से 30 तक सरकारी ऑफिसरों से मिलकर आए हो, ऐसे ही हरकत कर रहे थे। किसको? बोलाराम को भी। वैसे कल उसके पास जाओ, ऐसे ही जो घुमा फिरा रहे थे इसको भी, बोलाराम को भी। चपरासी ने कहा, महाराज आप इन क्यों झंझट में क्यों पड़े हो? इस समस्या में, इस मुसीबत में आप क्यों पड़े हो? झंझट मतलब समस्या और मुसीबत कहलाते हैं। आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाए तो भी आपका काम नहीं होगा। 1 साल तक यहाँ घूमते रहा तो भी आपका काम नहीं होगा। कल आओ ऐसा कह देते हैं। आपका काम हरगिज़ नहीं होगा। यह तो मुझे विश्वास है, आपका काम नहीं होगा। साल भर यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। इसलिए कहता हूं ना, बोलाराम 5 साल से इस पेंशन के लिए तड़प रहा था, उनको नहीं मिला। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, नहीं रखे आप बड़े साहब के पास जाइए। बड़े साहब यहाँ के जो मेन जो इस ऑफिस के जो मेन कहलाते हैं, उनके पास जाइए, उन्हें खुश कर लीजिए तो काम हो जाएगा। उन्हें खुश कर लीजिए, हैप्पी करना है। वहाँ भी नहीं कहा, चपरासी भी नहीं कहा इसके लिए कुछ रिश्वत देना है, ये सभी नहीं कहा। उनको खुश कर लीजिए। कैसे भी खुश करना, जो कैसे भी हो सकते हैं, दाम देकर भी हो सकते हैं, वस्तु देकर भी हो सकते हैं, नाच गाना ये सभी करके भी हो सकते हैं। उन्हें तो खुश करना है, इतना उन्होंने कह दिया। साल भर यहाँ चक्कर लगाए तो भी आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए और उन्हें खुश कर लीजिए। वैसे खुश कर लिया तो अभी आपका काम हो जाएगा। विद इन ए फ्यू मिनट्स आपका काम पूर्ण तरीके से होने वाला है। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। डायरेक्टली नारद उन्होंने रास्ता भी दिखाया, मतलब उन्होंने इशारा करके कहा, यस वहाँ है बड़े साहब की जो कमरा, वहाँ ही गया। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। सीधा जो जाकर कमरे के सामने वहाँ पहुंचे। यहाँ नारद नहीं कहा, आपको याद रहना है। यस ओके। कमरे में पहुंचा, बाहर चपरासी ऊँघ रहा था। ये तो कॉमन है यार, ये तो कॉमन मीन्स कॉमन। दोपहर का समय हो तो यहाँ चपरासी कर्मचारी सभी वैसे ही करते रहते हैं। उनका जो यह कॉमन नजर हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहा मैंने तू कड़ी शोधन करता है, वैसे नींद कर रहा था, जैसे ऐसे करते हैं ना, वैसे ऊँघ रहा था। इसलिए उन्हें किसी ने भी छेड़ा नहीं है। वैसे उसको किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। किसको? बाहर बैठे हुए चपरासी को। उस बड़े साहब के जो कमरे के बाहर बैठे हुए चपरासी को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। वह ऊँघ रहा था, ऊँघना वह काम कर रहा था। बिना विजिटिंग के कार्ड से आया देखा, ऐसा क्या, इसलिए छेड़ा नहीं है। बिना विजिटिंग कार्ड से आया देखा साहब बड़े नाराज हुए। नारद उसको डिस्टर्ब किए बिना सीधा से सीधा अंदर गए। कहाँ गए? अंदर गए, कमरे के अंदर गए, बिना विजिटिंग कार्ड से। बड़े बड़े साहबों को, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स को मिलना है तो हमें पहले से ही अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ता है। कभी कभी बड़े बड़े डॉक्टर, नहीं तो कभी कभी बड़े बड़े ऑफिसर्स को मिलना है तो हमें पहले से ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यह अपॉइंटमेंट
बिना अपॉइंटमेंट से आए हुए यहाँ आदमी, विजिटिंग कार्ड यहाँ आप अपॉइंटमेंट समझ सकते हो, नहीं तो परमिशन के बिना आए हुए, ऐसा के बिना विजिटिंग कार्ड से आए हुए, पहले मतलब चपरा से एक आदमी आया है, आपसे यहाँ बात करना चाहता है, ऐसा जो परमिशन लेकर जाते हैं और उसके बाद में वहाँ बाहर जाकर उनको अंदर देते हैं, ओके कहा तो अंदर देते हैं, ऐसा नियम था। विजिटिंग कार्ड के साथ आया, बड़े साहब से नंबर आया देखकर बड़े साहब बड़े नाराज हो गए, बोले इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? दड़बड़ाते हुए चले आए हो, चिट क्यों नहीं भेजे है? इसको क्या है, यह साधु के रूप में था, इसलिए यह आपने मंदिर समझ लिया है क्या? मंदिर समझ कर रखे हैं क्या? यह पूजा करने वाले मंदिर नहीं है, जैसे ही अंदर घुस सकते हो। मंदिर में आप कितने भी बजे जाकर, मतलब कितने भी घंटे में जाकर आप उनको दर्शन कर आ सकते हो, ऐसा जो नियम नहीं है। यहाँ बहुत नियम है। मंदिर समझ लिए हो क्या? दड़दड़ाते हुए चले आए हो, चिट क्यों नहीं भेजे है? आखिर क्यों चिट नहीं भेजे है? चिट क्यों नहीं भेजे है? परमिशन लेटर मतलब रिक्वेस्टिंग लेटर क्यों नहीं भेजे हो, ऐसा कहते हैं। उस वक्त नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा है, मैं कैसे भेज सकता हूं? चपरासी तो सो रहा है, वह ऊँग रहा है, वैसे सो रहा है, क्या काम है? बड़े साहब ने रौब से पूछा, काम है, तुम्हारा काम क्या है? यहाँ क्या काम करवाना है मुझसे, ऐसा पूछ रहा है। नारद ने बोलाराम का पेंशन के केस बतलाया। नारद बोलाराम के पेंशन के केस के बारे में बोला। उनका जो 5 साल पहले ये रिटायर्ड हुआ था और उनका वो पेंशन अभी तक नहीं मिला है, ये सभी उन्होंने कहा। साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते, आप तो वैरागी हैं। वैरागी मतलब सब कुछ त्याग किए हुए, मतलब किसी भी विचार पर अपना जो मुझे भी चाहिए ऐसा नहीं कहते, सब कुछ त्याग किया हुआ, किसी भी वस्तु पर अपनी अपेक्षा नहीं रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं वैरागी कहते। आप तो साधु है, घर के बारे में पता नहीं है आपको, घर के रहने वाले सदस्यों के बारे में पूछताछ नहीं है और उनके बारे में सोचते भी नहीं है, वैरागी है। दफ्तर उनके रीति रिवाज नहीं जानते हैं। सरकारी ऑफिस के रीति रिवाज है, एक नियम है, एक कानून है, उनका भी कानून है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाए हैं, इन्होंने ही बनाए हैं। दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते हैं। असल में बोलाराम ने गलती की थी, असल में एक बार बोलाराम ने गलती की थी। भाई यहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ समझ लो, यहाँ भी एक मंदिर ही है। तुम जैसे जो मंदिर में काम करते हो ना, वैसे ही यहाँ भी एक मंदिर ही है। यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। वहाँ मुझे पास करा दो, वैसे तुम्हें मैं 100 रुपये जो दक्षिणा देता हूँ, ऐसा कहते हैं ना, वैसे यहाँ भी कुछ दान पुण्य करना ही है। तुम्हें कुछ दान किया तो और पुण्य किया तो हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी तुम्हारा काम कर देते थे। दान पुण्य करना ही पड़ता है। बोलाराम की दरख्त वास्ते उड़ रही है, बोलाराम की दरख्त वास्ते तो यहाँ कहीं उड़ रही है। उन पर आप वजन रखिए, उन पर कुछ ना कुछ वजन आपको रखना ही है। इसका मतलब है, वजन मतलब उनका कोड वर्ड है, वजन मतलब रिश्वत है, और नहीं तो कुछ तो बदले में मुझे प्रसन्न करना है और नहीं तो संतुष्ट करना है, कुछ तो देना ही है, कुछ तो देना ही है। वजन रखिए। आप समझे नहीं हैं, जैसे आपके यहाँ सुंदर वीणा है, आप समझ नहीं सकते हैं। वजन मतलब आपको एक और बार मुझे समझाना पड़ेगा आपको, इसलिए आप एक आलोचना कीजिए। आपके पास यह वीणा है ना, वीणा जो तंबुरी कहते हैं ना, उनका नारद वैसे वह यह मुझे दे दीजिए, मुझे वह वजन के रूप में रख लीजिए, यही काफी है।
जैसे आपकी यहाँ सुंदर वीणा है, इसकी वजन बोलाराम के दरवाजे पर रखा जा सकता है, इसके वजन आप इस पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है या मैं इसे दे दूंगा। यहाँ मैं लाकर लेके जाके मेरी बेटी को दे देता हूँ, वहाँ इससे गाना सीखेगी और बहुत अच्छी तरीके से खूब तरीके से गाना बजाना ये सभी सीख लेती है, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है ये भी लालच का आदमी था और इन्होंने वीणा रखने के लिए कहा। वीणा क्या वह नारद रखते हैं या उनका जो एकमात्र अस्त्र है वीणा, वीणा नहीं रहा तो वो थोड़ा कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। वैसे नारद अपनी वीणा छीनते देखा जरा घबरा गए। वैसे यह आदमी डायरेक्टली उसके हाथ से छीन रहा था। यहाँ रख लीजिए आपको ही रखना नहीं है, यहाँ रख लीजिए आप, ऐसा कहकर उन्होंने रखने के लिए कहा। वैसे छीनते हुए घबरा गए, फिर भी संभाल कर उन्हें वीणा टेबल पर रख कर कहा, वीणा को टेबल पर रख कर कहा, यहाँ लीजिए, अब जरा जल्दी इसकी पेंशन के ऑर्डर निकाल दीजिए, प्लीज जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए, क्योंकि क्या है मुझे उतना जो समय नहीं है आपसे, बहुत जो यहाँ समय बिताने का जो समय नहीं है, मुझे तो बोलाराम के जीव को ढूंढना है, ऐसा कहते हैं। पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए, ऐसा कहते हैं। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। तब तक यहाँ नारद जी तो खड़े रहकर बात कर रहा था। जैसे ही इन्होंने वीणा टेबल पर रखी तो तुरंत उसको कुर्सी दिया बैठने के लिए। हाँ बैठ लीजिए आप यहाँ बैठ लीजिए, ऐसा कहकर उनको कुर्सी दी और बैठने के लिए कहा। कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा, उस वीणा को टेबल पर रखे हुए वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई, ट्रिन 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 ट्रिन, ऐसा करते हैं ना, वैसे ट्रिन ट्रिन घंटी बजाई, मतलब चपरासी बाहर से अंदर आना है। चपरासी हाजिर हुए, चपरासी तुरंत हाजिर हो गए, ऐसे चपरासी तुरंत हाजिर हुए। साहब ने हुक्म दिया, बड़े साहब यहाँ हुक्म दे रहा है, बड़े बाबू से बोलाराम के केस की फाइल लाओ। बड़े बाबू के पास जाकर, मतलब जिन्होंने बोलाराम के मतलब पेंशन सभी ये सभी का फाइल हैंडल करते हैं ना, उनसे जाकर तुम्हें क्या करना है, बोलाराम की केस की फाइल लाना है, तुम्हें केस की फाइल लाना है, बोलाराम की पेंशन की केस की फाइल लाना है, ऐसा कहते हैं। चपरासी तुरंत अंदर आया और यह सुनकर तुरंत बाहर गए। थोड़ी देर बाद चपरासी बोलाराम के 100-150 दरख्वास्त से भरे फाइल लेकर आए। इतना बड़ा फाइल, वो भी उसमें कितना जो दरख्वास्त थे, रिक्वेस्ट लेटर तो इतना भेजे थे 100-150 से भी ज्यादा यहाँ रिक्वेस्ट लेटर वहां भेजा था। 100-150 से भरे हुए वहां रिक्वेस्ट लेटर से भरा वहां फाइल यहाँ चपरासी लेकर आए। उसमें पेंशन का कागज भी थे, लास्ट साइन लिखना था, केवल एक साइन के लिए इतना तड़पा रहे हैं। एक जो बोलाराम जैसा आदमी को भी इन्होंने का लिया मतलब इनके कारण से ये वहां मर गए, नहीं तो खुशी खुशी से रहने वाला था। यस ओके, 100-150 से दरख्वास्त से भरे, रिक्वेस्ट लेटर से भरे फाइल लेकर वहां चपरासी वहां उपस्थित हुए। उसमें पेंशन का कागज भी थे, उसमें पेंशन के अंतिम सिग्नेचर लेने का जो वहां कागज भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा, बड़े साहब उस फाइल पेंशन के जो फाइल पर नाम देखा निश्चित करने के लिए, वहां कंफर्मेशन के लिए वहां जोर से पूछताछ की। क्या नाम बताया साधु जी ने आपने? वहां एक और बात कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, क्या नाम बताया आपने साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, शायद ये साहब है ना थोड़ा कम सुनता है, सुनता नहीं है, ठीक से सुनता नहीं है, इसको जोर जोर से बोलना पड़ता है, इसलिए जोर से बोला, जोर से कैसे बोलते हैं, बोलाराम। क्या बोला? बोलाराम। बोलाराम नाम
इनके मुंह से आया, नारद से मुंह से आया। बोला राम है, ऐसा कहकर उन्होंने बोला राम कहा। सहसा पायल में से आवाज आई। उसी पायल में से, जैसे ही यहाँ बड़े साहब देख रहे थे, उसी पायल में से एक आवाज आई। क्या आवाज आती है देखेंगे। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया है? कौन पुकार रहे हैं मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन ऑर्डर आए हैं? मतलब इतना तरस रहे थे। एक आवाज आया वहां से, उसका वहां आवाज किसका था मालूम है? शायद आप डरने वाले हो सुनकर। डरना नहीं है। यहां आवाज था भोला राम नामक एक व्यक्ति का। भोला राम नामक एक व्यक्ति के जीव का। वो भी क्या है? शरीर का भी नहीं है, जीव का, आत्मा वहां अटका हुआ था। ऐसे कि कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है यार, पोस्टमैन बने थे ना, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? नारद चौंके, आश्चर्यचकित हो गए। ये कौन बात कर रहे हैं? हम तो यहाँ तीन ही हैं, चपरासी, बड़े साहब और मैं, और ये जो चौथा आदमी कौन है? ऐसा जो उसको आश्चर्य हो गया। पर दूसरे एक क्षण में बात समझ गए। यस, बात समझ में आया कि बोला राम, तुम क्या बोला राम के जीव हो? बोला राम, क्या तुम बोला राम के जीव हो? ऐसे इन्होंने कंफर्म कर दिया। किसने? नारद जी ने। हाँ, आवाज सुनाई दी। यस, उसको यस इन्होंने कहा। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो स्वर्ग में तुरंत तुम्हारी इंतजार हो रही है। वैसे तुम्हारा इंतजार स्वर्ग में सभी कर रहे हैं, इसलिए तुरंत तुम्हें वहां आना है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन के दरख्त वास्ते में अटका हूं। मैं इस पेंशन के दरख्त वास्ते पर वजन के रूप में बैठा हूं। क्या है? इन्होंने वजन रखने के लिए कहा, वजन वजन रखो, वजन रखो, वजन रखो कहा है, इसलिए मैं इसके जो दरख्त वास्ते के बीच में अटक गया हूँ। यहाँ मेरा मन लगा है, मैं अपने दरख्त वास्ते छोड़कर नहीं जा सकता, मैं इस दरख्त वास्ते को छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं तो यहाँ दरख्त वास्ते उड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं। ऐसा इन्होंने कहा। उनको समझाकर उस वहाँ से नारद उस बोलाराम का जीव को स्वर्ग लेकर जाने से पहले उनकी पेंशन का जो मनी, पेंशन का वह फाइल उनके परिवार को देकर स्वर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ नारद और बोलाराम का जीव। यहाँ देखिए, एक आत्म को एक कारण के रूप में लेकर हरिशंकर परसाई जी ने भ्रष्टाचार, समाज में फैला हुआ भ्रष्टाचार को किस तरह सबके सामने पर्दाफाश किया है, यहाँ हमें देखना है। देखिए, यह पाठ आपको मालूम हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है, यह पाठ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठों में एक माना जाता है। यह पाठ में आप बहुत सारे विचारों को जानने वाले हैं। इस पाठ से भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार से एक भयानक जो समस्या समाज में पहले तो समाज में रहने वाले लोगों को किस तरह इनसे सहना पड़ता है, इनकी जो यहाँ चोट खानी पड़ती है, सभी विचार यहाँ पाठ में हम देखे हैं। बोलाराम जैसे सरकारी कर्मचारी के जो उनका ही पैसा है, उनका ही पेंशन है, वह पेंशन देने के लिए भी यहाँ पीछे हट जाते हैं। यहाँ पेंशन देने के लिए इनको इनकी पीठ भरना है ऐसा कह देते हैं। यहाँ थोड़ा अजीब सा लगते हैं, यहाँ कहने के यही बात इस पाठ में कहते हैं। बच्चों, ऐसे रहने वाले हम बोलाराम का जीव पाठ देखे हैं। इस पाठ में संक्षिप्त तरीके से कहना है तो समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार किस तरह रहते हैं, इसे सरकारी ऑफिस में किस तरह लोगों को धोखा देते हैं और किस तरह उन्हें धोखा खानी पड़ती है, अपना जो रुपया लेने के लिए भी कितना तरसना पड़ता है, इन सभी विचारों के बारे में इस पाठ में हम अध्ययन किए। इसमें डाउट्स है तो आप कक्षा में आकर इसके बारे में पूछताछ कर सकते हो। बच्चों, आप सबको यह पाठ मालूम हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि यह पाठ आपके लिए essay 1 के लिए है, essay 1 के लिए यह पाठ आपके लिए है, इसलिए थोड़ा
ध्यान देना। यहाँ पाठ में बहुत सारे अंश हम अध्ययन किए हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।